अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम हमने सेल वॉल पढ़ी थी, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जरूरत क्यों है सेल की। देखिए बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कहते हैं कि एवरी सेल इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन material from outside to internal of cell. दूसरी चीज, cells also release metabolic waste into exterior side of cell. दूसरी चीज। तीसरी चीज कि cells are also getting information from environment and transfer it to interior of cell. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जरूरत क्यों? एक कि सेल ने बाहर वाले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना या मटेरियल को लेके जाना। जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है और इसको आप क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं। इसके अंदर से ब्लड मूव कर रहा है और उस ब्लड के अंदर क्या मौजूद है? न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। अब ये जो कैपिलरीज होती हैं ये पोरस होती है और ये बिल्कुल सेल के साथ से गुजर रही है, यानी इनकी अप्रोच टिश्यूज तक। अब यहां से जो मटेरियल है ये डिफ्यूज करके इधर आता है। अब ये मटेरियल सेल के अंदर जा किसके जरिए रहा है? सेल मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए जा। अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। पहली बात, इसलिए सेल को जरूरत है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, आपने पढ़ा हुआ है कि जब सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में वेस्ट बनता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट, तो इसको भी सबसे पहले जो है ना वो किसके जरिए बाहर निकाला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। फिर यहां से ये डिफ्यूज होती है किसके अंदर? ब्लड के अंदर, और ब्लड इसको लेके जाता है लंग्स के पास जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इसका मतलब है सेल ने अगर अपना मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको भी डिस्चार्ज करना है तो वो किसके जरिए करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए। तीसरी बात कर रहा है कि cells are also getting information from environment and transfer to the interior of cell. तो फॉर एग्जांपल बाहर से या इस सेल से कोई इंफॉर्मेशन जानी है किसके पास? इस सेल के पास। तो यहां पे क्या मौजूद होते हैं? इस सेल के पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर कहां पे लगे हुए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए, जो इस मैसेज को रिसीव करते हैं और फिर यहां से मैसेज किधर जाता है? अंदर जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जरूरत है। दिस इज वाई एवरी सेल इज सराउंडेड बाय अ सेमी परमिएबल। ठीक है बेटा, तो जरूरत क्यों है सेल मेम्ब्रेन की? अब सेमी परमिएबल क्या है इसको हम आगे देखें। ये तीन वजूहात मैंने आपको बता दी। अब अगर हम बात करें, what if cell was covered with a plastic impermeable membrane? तब क्या होता? What if cells were coated with plastic impermeable membrane? यहां पे एक सवाल पूछा गया है, अगर सेल के इर्द गिर्द प्लास्टिक से बनी हुई ऐसी मेम्ब्रेन होती जिसमें से कोई चीज ना गुजर सकती, तो तब क्या होता? देखिए बच्चे, तब कोई भी मटेरियल सेल के अंदर ना जा सकता और ना ही सेल से बाहर आ सकता। तो सेल की जो लाइफ है ये सीज हो जाती, खत्म हो जाती, स्टॉप हो जाती। ठीक है बेटा, और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी क्या हो जाता? खत्म हो जाता। ना कोई सेल मैसेज रिसीव करता। ठीक है बेटा, कोई भी सेल मैसेज रिसीव नहीं करता अगर सेल के बाहर क्या होती? प्लास्टिक impermeable membrane. So if the cells were coated with plastic impermeable membrane, interaction
with environment would have been lost. पहली चीज, no material enter or leave the cell. Life of cell would cease. एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाता है, कोई भी मटेरियल ना सेल के अंदर जा सकता ना बाहर जा सकता, सेल की जो लाइफ है वो रुक जाती। इसीलिए सेल के बाहर एक इलास्टिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इलास्टिक किसे कहते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बल्कि उससे पहले एक डिफरेंस नोट कर लें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन? What is the difference between plasma membrane and cell membrane? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है? देखिए बेटा, वो मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद है उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, इसको आप कहते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं यहां पे शॉर्ट में लिखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएल। और ऑल द मेम्ब्रेन विद इन सेल आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। जैसे देखिए बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी इसमें आएगी, इस तरह न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन उनको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो वाली मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को सराउंड कर रही थी उसको आप क्या कहते हैं ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स प्रपोज किए गए। तो जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड और वाइडली स्टडीड मॉडल है उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है बेटा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, वो वाला मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम देखेंगे ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, कहता है। तो देखिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द बेसिक फाउंडेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज phospholipid bilayer in which proteins are floating या embedded। अब इससे क्या मुराद है कि जो बुनियाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसको भी हम देखते हैं डायग्राम के लिए। इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में या तो प्रोटीन्स इसकी सरफेस पे फ्लोट कर रही होती है या बीच में धसी हुई होती है। ठीक है ना? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। डायग्राम ड्रा करते हैं। देखो बेटा, दो बाई का मतलब दो है। ये जो लेयर है ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी। जैसे ये देखें, ये मेरे पास एक लेयर ये आ गई और एक लेयर ये आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई? बाइलेयर आ गई। अब ये है क्या? देखिए, फॉस्फो और लिपिड, फॉस्फेट ग्रुप और लिपिड, ये जो आपको इसका हेड नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड। अब इस फॉस्फोलिपिड में दो चीजें, एक फॉस्फेट ग्रुप है, दूसरा लिपिड ग्रुप है। ये जो आपको हेड नजर आ रहा है, ये जो हेड नजर आ रहा है, ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है। और ये जो आपको टेल नजर आ रही है, ये हमारे पास लिपिड्स है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास लिपिड्स है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, यहां पे जो फॉस्फेट है, जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप इज हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक से क्या मतलब? हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग, वाटर लविंग। ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है बेटा, दिस इज हाइड्रो मीन्स वाटर। और फिलिक का मतलब क्या है?
लविंग। अब अगर आप इसकी ओरिएंटेशन की बात करें, जो फॉस्फेट ग्रुप है इसकी जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड है। ये क्या है? आउटवर्ड है। देखिए बेटा, यहां से भी आउटवर्ड है, यहां से भी आउटवर्ड। अब फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि ये सेल है, ये सेल की इंटीरियर साइड और ये सेल की आउटसाइड, बाहर की तरफ। ठीक है, तो जो आप क्या लिखेंगे अगर फॉस्फेट ग्रुप की डायरेक्शन की बात करें या ओरिएंटेशन की बात करें, तो आप लिखेंगे कि फॉस्फेट ग्रुप इज ओरिएंटेड आउटवर्ड, ओरिएंटेड आउटवर्ड। ठीक है बेटा। जबकि दूसरी बात हमने की बच्चे लिपिड की। जो लिपिड है, एक तो आपने याद रखनी, इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर, फोबिक का मतलब है हेटिंग। ये वाटर को रिपेल करती है, पानी से नफरत करती है, ये उसमें सॉल्युबल है नहीं है। तो इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स, यानी इसकी डायरेक्शन की बात करें, ओरिएंटेशन की बात करें, इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है बच्चे, तो ये एक दूसरे की तरफ जो है ना वो मुड़े हुए। अच्छा, ये हमारे पास पहली चीज आ गई, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब दूसरी जो चीज इसके अंदर मौजूद होती है वो मौजूद होती है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल, अब कोलेस्ट्रोल बेसिकली ये भी लिपिड की टाइप है। ये सारे ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होती, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में यूजुअली मौजूद होती है, यूकैरियोट्स में मौजूद होती है, बैक्टीरिया में ये मौजूद नहीं होती। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसके अंदर क्या मौजूद है, यहां पे कोलेस्ट्रोल मौजूद है, आपने जस्ट रिप्रेजेंट ही करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कोलेस्ट्रोल आ गया। अब इस कोलेस्ट्रोल का काम क्या है? इस कोलेस्ट्रोल का काम क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड की हालत में रखता है। अब फ्लूइड क्या चीज होती है? जो ना सॉलिड हो कंप्लीटली और जो ना ही कंप्लीटली लिक्विड हो, ऐसी चीज को आप क्या कहते हैं बेटा? फ्लूइड कहते हैं। तो कोलेस्ट्रोल it is present in animal cell जैसे, it maintains fluidity of plasma membrane, तो ये फ्लूइड की सूरत में रखती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल का काम है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज प्रोटीन्स भी मौजूद है, प्रोटीन्स भी मौजूद है। तो इन प्रोटीन्स दे आर फ्लोटिंग, दे आर either present on the surface or embedded within phospholipid bilayer। या तो ये सरफेस के ऊपर मौजूद होती है या फिर ये जो है ना वो इसके दरमियान में मौजूद। जैसे देखिए बेटा, अगर सरफेस की हम बात करें, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? ये सरफेस, यहां पे सरफेस में मौजूद है। तो इनको आप क्या कहते हैं बेटा? सरफेस प्रोटीन्स कहते हैं। इंटीरियर साइड पे नहीं, यहां पे हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गई? ये सरफेस प्रोटीन्स आ गई। और कुछ प्रोटीन्स जो है ना वो यहां पे इस तरह गोल होती है। इन गोल प्रोटीन्स को हम कहते हैं ग्लोबुलर, ग्लोब शेप। तो ये तो आ गई सरफेस के ऊपर। फिर देखें, कुछ प्रोटीन्स यहां पे इम्बेड हुई हुई होती है, ये भी हमारे पास क्या है? प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स आ गए, इनका रोल हम बाद में देखेंगे, इन प्रोटीन्स का रोल क्या। फिर चौथी चीज हमारे पास आती है ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स, CALYX। देखिए बच्चे, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, these are collectively known as glycocalyx। Glycoproteins and glycolipids are collectively known as glycocalyx। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती हैं? ये हमारे पास होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बल्कि ऐसे कह लें ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन्स, इनके कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। और ग्लूकोज और लिपिड्स के कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं? आप ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। जैसे देखें, अगर हम यहां पे ड्रा करें, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, इसी के साथ क्या अटैच है?
इसी के साथ मेरे पास यहां पे अगर प्रोटीन भी अटैच है, ये प्रोटीन अटैच, तो इनके कॉम्बिनेशन को आप क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। इसी तरह अगर यहां पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिपिड्स के साथ अटैच, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास लिपिड है, इसी के साथ अगर ग्लूकोज है, इसी के साथ अगर लिपिड्स अटैच है, ये मैं कहता हूं ये मेरे पास लिपिड्स अटैच है, तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ग्लाइकोकैलेक्स बन गया। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को कलेक्टिवली हम ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। और इसका रोल क्या है? दे एक्ट एज बायोमार्कर, या आप इसके लिए एक सिंपल लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन। अब इससे क्या बना है? ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, जैसे कैंसर के केसेस में सरफेस के ऊपर इनकी तादाद क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि ये एज ए मार्कर के तौर पे इस्तेमाल हो, ये कैंसर की निशानदेही है। तो बायोमार्कर क्या होता है? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? A biomolecule that indicates the presence of disease, कि कोई भी मॉलिक्यूल जो हमें ये बताए कि डिजीज है, तो इसको आप बायोमार्कर कहते हैं। जैसे आपने कहा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, कैंसर के केस में इनकी जो कंसंट्रेशन है सेल के ऊपर क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि कैंसर है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी इसके बावजूद भी कोई सवाल रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।